हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हमने मैथमेटिकल टूल्स का 75% पोर्शन कवर कर लिया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा और फिर इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो मैथमेटिकल टूल्स का है वो है वेक्टर। आज हम वेक्टर के साथ थोड़ी जानकारी निकालेंगे कि वेक्टर होता क्या है। तो जैसे फिजिक्स में हम दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ते हैं, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको स्केलर ही बता देता हूं कि स्केलर कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है। स्केलर का हिंदी में नाम होता है अदिश, यानी जिसकी कोई दिशा न हो, वह होती है हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी का जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, 2 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वह हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है। क्योंकि 2 kg मास हम ये तो नहीं बताते ना कि x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में है, कुछ भी हम डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं कि उसका मास 2 kg है। जैसे मैं बात करूं कि मास इज इक्वल टू 2 kg, तो इसकी कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम इन क्वांटिटीज को बोलते हैं अदिश राशियां या फिर स्केलर क्वांटिटीज। यानी वह क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कितना 2, वैल्यू इसकी 2 है, केजी इसकी यूनिट हो गई और डायरेक्शन इसकी नहीं होगी। जैसे हम 9th क्लास में भी डिस्टेंस पढ़ते थे, स्पीड पढ़ते थे, तो ये सारी की सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस होता है कि हमने कितना चला, लेकिन किस डायरेक्शन में चला ये तो हम कभी भी डिफाइन नहीं करते। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, अदिश राशियां होती है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन 3 बातों को फॉलो करती है। जैसे फर्स्ट हमारी है कि उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, स्केलर के पास कभी भी डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, यानी पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर अगर दूसरे प्लस पहले के बराबर हो तभी हम मानें कि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी इसके अंदर आती है। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि यह पैरेललोग्राम लॉज को ओबे करना चाहिए। अब ये क्या है, ये हमारा इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आएगा, तो इसे भी हम स्पेशल पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ न सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है, वह इस कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करती है और पैरेललोग्राम लॉ को भी ओबे करती है। तब हम कंप्लीटली बोलेंगे कि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी नोटेशन क्या होती है। तो मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली जो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कोई एक ए वेक्टर है तो ए के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, वो हमारा होता है वेक्टर ए। कई बुक्स में आपको ये भी मिल सकता है कि बोल्ड लेटर में मिलेगा, ये बिल्कुल डार्क लेटर में अगर ए लिखा हुआ मिले तो हम कहेंगे कि वह हमारा वेक्टर है, न कि एक स्केलर क्वांटिटीज है। अगर बात करूं ग्राफिकली, ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक एरो लगा हुआ होगा जिसका एक हेड होगा और ये टेल होती है। तो ये जो हेड है, ये जो एरो है ना, ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन के अंदर हम जा रहे हैं। और ये इस वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, लेंथ हमें बताती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेंथ हमें बताएगी मैग्नीट्यूड के बारे में और एरो हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में। तो यानी मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक वेक्टर को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि इनकी क्या क्या खास बातें होती है। जैसे अगर एक वेक्टर को रोटेट किया जाए, एक वेक्टर ये था ए वेक्टर, इसको मैं किसी भी एक थीटा एंगल पे रोटेट कर दूंगा,
यह एंगल 360 डिग्री नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो ये वापस एज इट इज अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं किसी एक वेक्टर को रोटेट करता हूँ तो रोटेशन के कारण उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, बट उसकी डायरेक्शन तो बदल जाएगी ना। अभी ये हमें अप्रोक्सीमेट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, अभी ये एक्स एक्सिस तो नहीं है ना, हमारी जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो हमारे एक वेक्टर को जब भी हम थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, यानी अगर रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन के कारण किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा अगर हमारा एंगल 360 न हुआ तो ये होगी हमारी एक रोटेशन की बात। अगर मैं बात करूं एक वेक्टर को डिस्प्लेस करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात, कि जैसे एक वेक्टर ए ये था, जैसे हम कंप्यूटर में पेंट का ऑप्शन जब खोलते हैं तो जैसे एक इस लाइन को क्लिक करके वो जो 4 बटन होते हैं इस टाइप से, इसी बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करता जाऊंगा तो क्या होगा, ये वेक्टर आगे जाकर यहाँ पर रह जाएगा। अगर मैं अब इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ गया। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के हम ऑपरेशन लगाते जाएं, यानी एक वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसकी न तो लेंथ में चेंज आ रहा है, न एरो की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब भी यह एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, अब भी एक्स एक्सिस है और अब भी एक्स एक्सिस है। यानी एक वेक्टर को डिस्प्लेस करने के बाद उसकी न तो डायरेक्शन चेंज होती है और न ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर को डिस्प्लेस किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है। अब इसमें हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का सारा पार्ट यूनिट डायरेक्शन के कोरस्पोंडेंस ही चलेगा। तो तीसरा इसका सबसे मेन पॉइंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एकांक सदिश, नाम ही इसका है एक, यानी एक क्या हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कोई भी मैग्नीट्यूड हो उसको 1 कैसे बना सकते हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उस वेक्टर को, तो है हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए कैप, जैसे एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी टाइप से ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। वह वेक्टर किसके बराबर होगा, वेक्टर और अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो अब हम आगे की सारी बातें यूनिट वेक्टर को लेकर चलेंगे कि यूनिट वेक्टर से ही हम अपनी कुछ बातों को प्रूफ करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार और बात करना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर हमें कोई वेक्टर दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा, तब हम उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होता है यूनिट वेक्टर। अब मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं। 2D के अंदर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये ओरिजिन होता है हमारा यहाँ पर। अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में कुछ चलता है फिर वाई डायरेक्शन में कुछ चलता है, तो हम उसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ, वह 4 मीटर एक्स डायरेक्शन में चला और ए पॉइंट पे पहुंच गया। अब हम बात करेंगे कि वह ए पॉइंट से पहुंचने के बाद वाई की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है।
और y की डायरेक्शन में 3 मीटर चलता है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली लिखूँगा कि कोई बंदा है, वह कैसे चला है, 4 मीटर इन x डायरेक्शन प्लस 3 मीटर इन y डायरेक्शन। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हुई कि वह कितना चला है। लेकिन यह बहुत ज़्यादा भद्दी सी लग रही है कि इतनी बातें हम हर टाइप थोड़ी ना लिखेंगे। एक टाइप की आप डेफिनेशन बता रहे हो, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना बता रहे हो। तो इसीलिए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत छोटा सा तरीका है जिसको यूज़ करते हैं हम, और वो नोटेशन ये है हमारी कि x डायरेक्शन को जब भी मैं शो करूँगा तो लगा दूंगा i कैप, यानी i कैप का मतलब हो गया x डायरेक्शन। अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूँगा तो मैं लगा दूंगा j कैप, और सिमिलरली z डायरेक्शन के लिए मैं लगा दूंगा k कैप। अगर मैं कहीं लिखूं कि i कैप है, i कैप का मतलब खुद ब खुद समझ जाना कि x डायरेक्शन की बात हो रही है। j कैप है तो j कैप का मतलब क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन की बात हो रही है। z डायरेक्शन का मतलब k कैप हो जाएगा। तो मैं इसको लिखने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि 4i प्लस 3j, 4i मतलब x डायरेक्शन में चला, 3j मतलब y डायरेक्शन में चला। और यहाँ पर इसकी यूनिट लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेक्टर के अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। यूनिट खुद ब खुद डिफाइन हम प्रीवियसली कर चुके होंगे कि हम ऐसा यूनिट के अंदर चल रहे हैं, तो 4 का मतलब 4 मीटर ही है। अगर ये स्पीड की बात होती या वेलोसिटी की बात होती, सॉरी स्पीड की तो डायरेक्शन भी नहीं होती, वेलोसिटी की बात होती, तो 4 का मतलब ऑब्वियसली है कि 4 मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। ऐसा यूनिट में ही हम चलते हैं। तो ये जो हमारा वेक्टर है कि हम O से A गए, A से B गए, मतलब O से B की जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये वेक्टर होगा हमारा O से B का, कि OB वेक्टर हमारा क्या है कि 4 तो I में है और 3 J में है, वो हमारा OB वेक्टर हुआ। तो OB वेक्टर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे तो मैथ्स के अंदर ग्राफी का मान्य है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ये तो लेंगे नहीं कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम मैथमेटिकली एक्स वाई जेड 3 ही डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक वेक्टर को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था कि जैसे एक वेक्टर ये है, एरो क्या दिखाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये लेंथ क्या दिखाती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमारा O से B वेक्टर जो होगा, तो डायरेक्शन तो इसकी ये है ऊपर की तरफ OB, एरो दिखा रहा है, और इसकी जो ये लेंथ होगी वो लेंथ हमारी क्या होगी, मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक तो ये भी तरीका है हमारे पास कि ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो ये H हुआ, ये कोई भी एंगल माने तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर मैं उस तरीके से देखूं कि OB का स्क्वायर किसके बराबर है, O से B का स्क्वायर किसके बराबर है, O से A का स्क्वायर, O से A का स्क्वायर प्लस A से B का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो OA का स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 आ गया। तो OB का जो वैल्यू आएगी, OB जो लेंथ आएगी हमारे पास 5 मीटर आ जाएगी, क्योंकि हम ये ऐसा यूनिट मीटर में लेके चल रहे हैं, तो रिजल्ट भी हमारा 5 मीटर ऐसा यूनिट में ही आएगा। बट मैं ग्राफिकली इसकी बात करूं कि जैसे OB वेक्टर हमारा क्या था, 4i प्लस 3j था ना, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे OB एक वेक्टर है, तो ये 2 लाइनें लगाने का मतलब होता है। अब हम बात करें OB के मैग्नीट्यूड की,
ये तो हमारा एक सिंपल एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमने रिजल्ट निकाल लिया कि OB की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर होगी। लेकिन OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड तो एक टाइप की लेंथ ही होती है जो कि हमारा इतना आ चुका है। लेकिन हम इसी टाइप से ट्रायंगल बना बना कर सोल्व तो नहीं करेंगे, हमारे पास एक वेक्टर होगा डायरेक्टली और उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होता है ना, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, स्क्वायर 16 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 का रूट 5, यानी OB मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। हमें इस टाइप से याद रखनी है। यानी एक वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़े हमें, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही होता है कि कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर का रूट कर देंगे। अगर ये 3D की बात होती तो वहाँ पर के डायरेक्शन की भी वैल्यू होती कि हम के अंदर भी कुछ लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देते, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर कर देते और तीनों को जोड़ के उसका रूट करते, तो हमारे पास अपना आंसर आ जाता। अगर मैं बात करूं कि यूनिट वेक्टर ऑफ OB क्या होगा, OB वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक कैप से शो करेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, OB वेक्टर डिवाइडेड बाय OB का मैग्नीट्यूड। OB वेक्टर क्या है हमारे पास, 4i प्लस 3j है, और OB का मैग्नीट्यूड कितना आया है हमारे पास, 5 आया है। यानी OB वेक्टर जो होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास 4/5i प्लस 3/5j होगा। हम इस बात को प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास आया है वो हमारा एक यूनिट वेक्टर है। किस टाइप से इसको प्रूफ करेंगे कि OB जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो यही तो हमारी डेफिनेशन है ना, कि कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 25 अगर एलसीएम लूँ तो 16 प्लस 9 का रूट आ जाएगा। 16 प्लस 9 क्या है, 25 ही तो है। 25 डिवाइडेड बाई 25 1 का रूट 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आता है कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड वही हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है। लेक्चर थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है कि बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम यहाँ पर। कि जैसे एक वेक्टर x को हम i से शो करते हैं और y को j से शो करते हैं, तो वेक्टर हमारा जो o से b तक जाने का हो गया वह 4i प्लस 3j हो गया। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। यूनिट वेक्टर की बात आएगी तो यूनिट वेक्टर हमारा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हमने प्रूफ करके भी देख लिया। बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, कि यानी दो वेक्टर को हम ऐड करें या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करें तो किस स्पेसिफिक मेथड से हम ऐड करते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी को तो डायरेक्ट अलजेब्रा के मेथड से ही ऐड कर देते हैं कि 2 किलोग्राम एक क्वांटिटी उसमें 1 किलोग्राम और ऐड कर दिया गया तो टोटल इसका मास हो जाएगा 2 + 1 3 किलोग्राम। लेकिन वेक्टर के साथ तो एक डायरेक्शन भी होती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम डायरेक्टली अलजेब्रा के हिसाब से तो उसे ऐड नहीं कर सकते। उसे ऐड करने के एक स्पेशल तरीके को हम फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ को पढ़ते हैं। ट्रायंगल लॉ हमें ये बताता है कि जैसे एक वेक्टर A था और इसमें एक दूसरे वेक्टर को ऐड करना है जो कि इस वेक्टर के एक थीटा एंगल पर है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने लायक है
कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा थीटा, इसे हम एंगल ऑफ वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा थीटा है। बट ये बात ध्यान रखें कि यह थीटा हमारा किस लाइन के बीच में होगा। एक तो ये भी तो है और एक ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये भी तो दोनों के बीच का पार्टीशन है, लेकिन हम इसी को थीटा क्यों बोलते हैं। तो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है उनकी डायरेक्शन के बीच जो आने वाली वैल्यू है वही हम एंगल कहते हैं। जैसे एक तो ये डायरेक्शन हुई, एक ये डायरेक्शन हुई, इन दोनों के एरो के बीच में जितना एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का ये एंगल है। तो एक वेक्टर हमारा ए था, एक वेक्टर बी था, तो एक तो एरो ये है यानी इस डायरेक्शन में जा रहा था, और एक ये बी है। तो यानी कोई एक चीज़ ओ से चली ए पर पहुंची और दूसरी चीज़ ए से बी पर पहुंची, तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, आर वेक्टर होगा। तो ट्रायंगल लॉ ये बताता है कि आर वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ से चले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर ही हमारा आर वेक्टर होता है। यानी ट्रायंगल लॉ हमें सिंपली यही बताना चाहता है कि हम कहीं से ही घूमकर आ जाएं, सभी वेक्टर को जोड़ दो, वह किसके बराबर होगा, इनिशियल टू फाइनल जो डायरेक्ट हमारा वेक्टर होगा उसी के ही बराबर होगा। इन ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। जैसे मैं एक स्क्वायर की बात करूं कि मैं इस पॉइंट से चला ओरिजिन से, पहले यहाँ गया ए पे ओरिजिन है, फिर मैं बी पे गया, फिर मैं इधर सी पॉइंट पे आ गया, तो जो हमारा ओ से सी वेक्टर होगा वह वेक्टर होगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। यही वेक्टर हमारा क्या होगा, ओ से सी का वेक्टर होगा। जैसे इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रटने से बढ़िया है कि समझ ही ले कोई चीज़ को। सपोज करो स्क्वायर की साइड ए है, यानी ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए की एक स्क्वायर बना दिया हमने। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ओ से ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ से ए हमारा होगा ए आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ए से बी वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए जे। बी से सी हमारा वेक्टर क्या होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो प्लस आई न लगाकर इसकी नोटेशन के साथ हम माइनस आई लगाएंगे। यानी बी से सी वेक्टर जो होगा हमारा वह माइनस का ए आई कैप होगा। इन सबको मैं जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं, यानी ओ ए प्लस ए से बी प्लस बी से सी क्या होगा, ए आई प्लस ए जे माइनस ए आई। अब माइनस से तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइनल क्या बचा हमारे पास, ए जे बचा। तो यही हमारा वेक्टर क्या होगा, ए से जे ओ से सी वेक्टर होगा। बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेट में मतलब समझा दिया है कि ट्रायंगल लॉ क्या कहना चाहता है। ट्रायंगल लॉ ये कहना चाहता है कि हम कितने भी वेक्टर क्यों न घूम लें, कि यहाँ से इस साइड चले गए, फिर यहाँ चले गए, कितना भी घूम फिर के इस पॉइंट पे आ गए, तो हमारा जो फाइनल वेक्टर होगा वह वेक्टर इन सब वेक्टर के वेक्टर समेशन के बराबर होगा। हम वेक्टरली हमें इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन के साथ इस वेक्टर को ऐड करना है और हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ ये ट्रायंगल लॉ हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेक्टर बताता है, फाइनल वेक्टर किस मैग्नीट्यूड का है, किस डायरेक्शन में है, ये हमारा सेकंड लॉ बताएगा, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। लॉ है हमारा यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी इस लॉज के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास आर वेक्टर आया है उसका मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड कितना है और ए की किस डायरेक्शन में आया है। जैसे ये तो ए और बी के बीच का एंगल हमने थीटा लिया, अब हम निकालेंगे आर का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और यह किस डायरेक्शन में होगा, इस फाई एंगल को भी निकालेंगे।
तो यही एग्जाम्पल हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे एक वेक्टर ए है जो कि ओ से ए तक है, सेकंड वेक्टर हमारा बी वेक्टर है ओ से बी का, और फाइनल वेक्टर हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस ए वेक्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं किसी भी एक अननोन पॉइंट पी पर। इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है। अब आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है कि ओ पी और बी, जिसके अंदर पी पॉइंट के ऊपर हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ से पी का स्क्वायर प्लस पी से बी का स्क्वायर, और हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। बट हमारे पास तो वेक्टर है ओ से ए का और ए से बी का, न तो ए से पी है और न पी से बी वेक्टर की हमारे पास लेंथ है। बट हमारे पास एक छोटी ट्रायंगल तो है ना, ए पी बी। हम इस छोटी ट्रायंगल को देखते हैं। ए पी और बी, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, और ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ वेक्टर बी की लेंथ के बराबर है। क्योंकि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं कोई भी वेक्टर होगा, ग्राफ उसकी लेंथ जो बताएगी वो इसके मैग्नीट्यूड को बताती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मतलब यह लेंथ हुई। अब इसके अंदर आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालो। जैसे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी से पी की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है हमारा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि बी से पी की जो लेंथ होगी हमारा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होगा, एक नंबर। सेकंड बात क्या है हमारी, कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या होगा, बेस यानी ए से पी की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी ए से पी की जो लेंथ आएगी वह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा आएगा। ये सेकंड बात होगी। अब वापस चलते हैं हम अपने इस डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में हमने बी से पी की लेंथ निकाली है। बी से पी की लेंथ है हमारे पास बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, और ए से पी की लेंथ आई है हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। अब इस ट्रायंगल को एक बड़ी ट्रायंगल मानूं मैं, यानी यहीं पर उसका सेकंड डायग्राम बनाऊं। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, ओ से हम पी तक जाएंगे और पी से हम बी तक जाएंगे और बी से वापस ओ से ये एक लाइन डायरेक्टली बी हो जाएगी। ये वेक्टर तो आर है, ये हमारा ओ पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या था, ए था, और ये पॉइंट हमारा पी था, ये बी था। ये लेंथ जो थी हमारी वो हमने वहाँ पर लिखी है बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। ये लेंथ हमारी क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोस थीटा, और इस साइड वाली यानी अगर ये पॉइंट में ए मानूं तो ये लेंथ थी हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये लेंथ थी हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा जो हमने अभी निकाली है। तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी ए प्लस बी कोस थीटा के बराबर आ जाएगी। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वेक्टर आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी ओ से बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ से पी का स्क्वायर प्लस पी से बी का स्क्वायर। तो ओ से पी का स्क्वायर कितना है हमारा, इसका स्क्वायर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर बी इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, वेक्टर बी इंटू
साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर आगे बात करूं, इस होल स्क्वायर को खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कोस थीटा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम होल स्क्वायर ओपन किया है हमने। और प्लस आगे क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब वेक्टर b का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूं तो a का होल स्क्वायर तो सिंगल टर्म में एज इट इज़ होगी। अब इसमें और इसमें देखूं मैं तो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया कि इसका स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बच गया हमारे पास 2ab कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस 2ab कोस थीटा। यानी लिख सकते हैं कि आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वेक्टर मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्टली ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर ही हुआ। लिखने को तो डायरेक्ट वैसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, बट हमारे फिजिक्स में हम डायरेक्टली यूज करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी एरो नहीं लगा रखा। इसका मतलब क्या हुआ, हम उस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, और इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। यह फॉर्मूला वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन थीटा एंगल होने के कारण इसके साथ एक कोस थीटा और लग जाता है, याद रख सकते हो इस बात को। और उसका रूट ही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मैं दोबारा इसका रिवीजन करवाना चाहूँ तो जैसे एक a वेक्टर था, एक वेक्टर b था, दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो हमने क्या किया कि इस वेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद बी पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि किसी चीज़ की लेंथ तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ही लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। अब इस वेक्टर के हमने दो टुकड़े कर लिए, एक तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में और एक बेस की डायरेक्शन में टुकड़ा किया। परपेंडिकुलर वाला टुकड़ा हमारा बी साइन थीटा हुआ और बेस वाला टुकड़ा हमारा बी कोस थीटा हुआ। अब हमने इसका एक नया डायग्राम बना लिया ताकि हम आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें। वो हमारा ये हुआ कि यहाँ तक तो ए था ही, इसके आगे बी साइन कोस थीटा था, तो टोटल हो गया हमारा ए प्लस बी कोस थीटा। ये हो गया हमारा बी साइन थीटा। आर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम कि आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ से पी का स्क्वायर प्लस पी से बी का स्क्वायर। और इसको हम सोल्व करके आए तो हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट ये बना, और हमें ये रिजल्ट ही याद होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे किस डायरेक्शन में आया, यानी ये एंगल अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि ये फाई किसके बराबर होगा तो क्या होगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, tan फाई। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड b का साइन थीटा अपॉन बेस क्या होगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा।
तो यही हमारा tan phi होता है। मैथ्स के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन करनी होगी तो उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी कि मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया और डायरेक्शन इतनी है। डायरेक्शन हमारे यहाँ पर नॉर्थ साउथ वगैरह न होकर मैथमेटिकली डायरेक्शन एंगल की फॉर्म में होती है कि ए वेक्टर से इतने डिग्री पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वही डिग्री हमारा फाई को डिनोट करता है कि फाई की जो वैल्यू निकालेंगे चाहे कितनी भी डिग्री आए, सपोज करो 30 डिग्री आ गई, तो हमारा वेक्टर ये कहना चाहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारा वेक्टर ए के 30 डिग्री पर लाई करता है। तो ये हमारी डायरेक्शन की वैल्यू होगी। यानी मैग्नीट्यूड तो हम सिंपल इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर डायरेक्शन की कैलकुलेशन है। तो ये दोनों की दोनों बातें हमें याद रखनी है। अब इसी पैरेललोग्राम लॉ में एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो याद कर सकते हो। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा कितनी होती है? प्लस का 1 होता है। पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर कि कोस थीटा की मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 होगी, तो आर मैक्स कितना होगा? क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है, थीटा को वेरी कर सकते हैं हम। तो अगर कोस थीटा हम 1 रख दें तो हमारे पास आर की वैल्यू मैक्सिमम आती है। कितनी आती है वो लिखने जा रहे हैं हम। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 लिख देंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा की वैल्यू 1 ही रख देंगे और ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आर मैक्स यानी रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ये बात हमें याद रखनी है। यानी अगर कोस थीटा +1 हो, कोस थीटा +1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री पे +1 होता है, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा दोनों का समेशन होता है। आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो, जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर अगर 0 डिग्री पे ही हो यानी इसी के ही आगे हो बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड इतनी लेंथ, बी का मैग्नीट्यूड इतनी लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? दोनों की लेंथ जोड़ दो। तो हम ग्राफिकली भी इस बात को देख सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि दोनों वेक्टर की लेंथ के बराबर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी, जैसे पहली बात वो होगी, दूसरी क्या है इंपॉर्टेंट बात इसमें कि अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करें कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा कितनी होती है? -1 होती है। मिनिमम वैल्यू -1 कब होगी? जब हमारा थीटा पाई के बराबर होगा, यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी केस के अंदर हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कोस थीटा की -1 आएगी। अब कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आर का जो मैग्नीट्यूड आया है वह आया है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस था ना 2ab, तो कोस थीटा माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास a मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड के बराबर रिजल्टेंट आ जाएगा। इसे भी हम ग्राफिकली देख सकते हैं, जैसे एक वेक्टर a था और दूसरा वेक्टर इसके 180 डिग्री पे, यानी आगे से 180 डिग्री लेके आऊँगा तो पीछे की तरफ आएगा। ये वेक्टर हम b मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ की लेंथ फिर वापस आगे तो कुछ घटाया ही है ना हमने, तो फाइनल लेंथ तो हमारे पास सिर्फ इतनी बचेगी रिजल्टेंट r की लेंथ, यानी टोटल a लेंथ में से b लेंथ घटा देंगे हमारे पास r लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब a मैग्नीट्यूड से b मैग्नीट्यूड घटा देंगे हमारे पास r मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो उस बात को और इस बात को अगर गौर से देखें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आता है। वो रिजल्ट ये है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किससे छोटा होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से छोटा होगा, और किससे बड़ा होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। ये तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दोनों का सम हो सकती है और कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों का डिफरेंस हो सकती है। तो हमारा रिजल्टेंट दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस के बीच में लाई करता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके एक्सरसाइज शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इस चीज़ पे बेस्ड कि एक वेक्टर ए है, ए का मैग्नीट्यूड 4 है, एक वेक्टर बी है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, या फिर बी का मैग्नीट्यूड आप मानो 7 है। तो कौन कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर पॉसिबल है, इसमें से कौन सा पॉसिबल होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कम से कम कितना हो सकता है, दोनों का डिफरेंस हो सकता है ना, दोनों का डिफरेंस मतलब 4 और 7 का डिफरेंस 3 होगा ना, तो यानी छोटी सी छोटी वैल्यू 3 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 से आगे हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 7 और 4 11 दोनों का सम हो सकती है, यानी 11 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी ये नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 10 हुआ। यानी इन दो वेक्टर से हम न तो कभी मैग्नीट्यूड 2 फाइंड आउट कर सकते, न 12 कर सकते, न 1 कर सकते। पॉसिबिलिटी है हमारी 3 से लेकर 11 के बीच में ही फाइंड कर सकते हैं, और 3 से 11 में हमारा एक ही आंसर है 10, तो हम 10 फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर, बट 2, 12 और 1 कभी भी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमें एक तो ये रिजल्ट याद रखना है जो हमने ड्राइव किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है मैग्नीट्यूड की वैल्यू। फिर हमें एंगल याद रखना है, ये दो सबसे ज़्यादा काम आएगी। फिर हमने बात पढ़ी कि मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आर का मैग्नीट्यूड दोनों का सम हो सकता है, और मिनिमम टू मिनिमम आर का मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंस हो सकता है। इसमें आप ये मत समझना कि 4 - 7 मतलब -3 होना चाहिए। जैसे 4 आगे और 7 पीछे, तो मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो मैग्नीट्यूड में कभी कोई माइनस प्लस तो आता ही नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, यानी ये कितना है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। मैग्नीट्यूड तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को डिनोट करता है कि इतनी वैल्यू है। तो डिफरेंस है ये एक टाइप का, नहीं कि a - b है, a और b के बीच का डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हमें इस चीज़ में याद रखनी है।